एक खास बातचीत कर रहे हैं आज हम। मार्केट्स काफी बॉइंट हैं, लास्ट कुछ दिनों से इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा है और स्पेशली जो ब्रॉडर मार्केट है, मिड कैप और स्मॉल कैप का जो यूनिवर्स है वो काफी शानदार एक्टिविटी दिखा रहा है। आज हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं एक ऐसे फंड मैनेजर जो मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी जबरदस्त अल्फा क्रिएट करते आए हैं। लास्ट 10 सालों में अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो चला रहे हैं, इक्विटास कैपिटल। और हमारे साथ सिद्धार्थ भैया बातचीत कर रहे हैं। सिद्धार्थ, सबसे पहले आप ये बताएं कि इतने सुपीरियर रिटर्न्स अक्रॉस साइकिल, कुछ 28-29% इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैसे आपने लास्ट 10 साल में क्रिएट किए? एक्चुअली 30% है अजय। एंड देखिए, ओके। सेंसिबल इन्वेस्टिंग करके किया है। कोई बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करेंगे तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट में आप पैसा तो बनाएंगे ही बनाएंगे। राइट, इंडियन मार्केट जैसे अपन ने पिछली बार भी डिस्कस किया था अजय कि मेरे मुझे 20 साल हो गए मार्केट में, हाँ। और 20 साल में मार्केट 20 गुना हो गया है। 2800 था जिस दिन मैंने 2001 में 9/11 के दिन, और आज 60,000 है सेंसेक्स। तो पैसा बनाना है, ये आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एज लॉन्ग एज आप सेंसिबल इन्वेस्टिंग करेंगे। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जितना मैं आपको स्टडी कर रहा हूँ और आपकी फिलॉसफी को पढ़ रहा हूँ, उसमें मैंने एक बात देखी है कि मिड कैप्स जो कि जनरली रिस्की माने जाते हैं, अगर आपने उनकी अर्निंग्स ग्रोथ के बारे में अपना होमवर्क बढ़िया कर रखा है और अगर आपका एंट्री प्राइस अगर बहुत ज़्यादा एलिवेटेड नहीं है, तो आपके बढ़िया सुपीरियर बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न्स के प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आपका क्या व्यू है इस पे? नहीं नहीं, 100% अजय। देखिए, आज की जितनी भी आपकी निफ्टी कंपनीज है, मेजॉरिटी का कईयों का आईपीओ ये सब कंपनीज का 1990s में आया, या 1990s में ये सब कंपनी छोटी कंपनी थी, और ये आज सब लार्ज कैप्स बन गई है। जो 1990 उसकी जो लार्ज कैप कंपनी थी, आज वो एग्जिस्ट भी नहीं करती है या काफी छोटी हो गई है। सो आपको सेंसिबल कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, आपको फ्यूचर वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको सस्ते वैल्यूएशन में इन्वेस्ट करना है। अगर आप सोचोगे कि मैं 30, 40, 50 पी मल्टीपल पे स्टॉक लूंगा, तो आप लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना सकते। वो एग्जिट पी मल्टीपल होता है, वो एंट्री पी मल्टीपल नहीं होता है। बिल्कुल। सिद्धार्थ, आप ना पोर्टफोलियो सिलेक्शन प्रोसेस बताएं। हम आएंगे धीरे धीरे आपकी पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी पर भी बात करेंगे, एनवायरनमेंट पर बात करेंगे, लेकिन आप चुनाव कैसे करते हैं? आप हंट कहाँ पे करते हैं मिड कैप्स? क्योंकि पूरा स्टॉक स्पेसिफिक प्ले है, यहाँ पे सेक्टर प्ले तो होते नहीं है। आप कैसे चुनते हैं कंपनीज को? तो अजय, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें बड़ी कंपनी चाहिए छोटे मार्केट कैप में, बड़ी पे कंपनी चाहिए छोटे मार्केट कैप में। अब मार्केट कैप बड़ा हो सकता है लेकिन वो कंपनी छोटी होगी, तो इवेंचुअली उसका मार्केट कैप कम हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी का मार्केट कैप बड़ा है, सॉरी, रेवेन्यूज बड़े हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बड़े हैं, तो और मार्केट कैप कम है, तो इवेंचुअली चांसेस ज्यादा है कि आपका पी रेटिंग हो जाएगा और कंपनी बड़ी हो जाएगी। सो वो हमारा सबसे बड़ा फिल्टर क्राइटेरिया है कि हम 500 करोड़ के ऊपर जितनी भी कंपनीज है उनको एनालाइज करते हैं ऑन एन एवरेज हर क्वार्टर के बेसिस पे। हम हर क्वार्टर स्क्रीनर्स रन करते हैं फॉर रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, वो सब करके फिर एट द एंड ऑफ द डे लो पी मल्टीपल पे अगर आप स्टॉक खरीदोगे, अच्छी ग्रोइंग कंपनी, द लार्जेस्ट कंपनी इन अ सेक्टर, तो आप 100% पैसा बनाओगे। फेयर पॉइंट। देखिए, आपने करीब 30% का कैगर क्रिएट किया है लास्ट 10 सालों में। इनफैक्ट लास्ट 10 सालों में मिड कैप स्मॉल कैप भी एक कैटेगरी, एक बहुत स्मॉल पॉकेट ऑफ इन्वेस्टर्स ही उसमें एक्टिव थे। अब तो वहाँ पे बहुत कंपटीशन भी हो गया है, तो आपके लिए भी अल्फा क्रिएट करने में काफ़ी कंपटीशन आ गया है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इस समय जो आपका पोर्टफोलियो करेंटली आप रन कर रहे हैं, उस पोर्टफोलियो की अर्निंग्स ग्रोथ की विजिबिलिटी क्या है नेक्स्ट 2 से 3 साल, और उस पोर्टफोलियो का एवरेज वैल्यूएशन क्या है? तो अजय, इनफैक्ट जो मार्च क्वार्टर था उसमें हमारी कंपनी ने 50% वाई पैट ग्रोथ डिक्लेयर किया है। पिछले मार्च क्वार्टर के हिसाब से ये मार्च क्वार्टर 50% ग्रोथ आया है, और उसमें बेस इफेक्ट नहीं था, बिकॉज हमारी सब कंपनीज लास्ट ईयर के लॉकडाउन में 100% कैपेसिटी पे काम कर रही थी। और बेस्ट पार्ट है इसमें, सबसे अच्छी बात है कि आज भी हमारा पोर्टफोलियो पी मल्टीपल 10 के नीचे है। हम तो वॉरेन बफेट और बेंजामिन ग्राहम और पीटर लिंच के भक्त हैं।
तो हम महंगी चीज नहीं खरीदते। बराबर है। वॉरेन बफेट बिल्कुल ने जब नहीं, सीज कैंडी खरीदा, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि ऐसी कंपनीज जो अपने सेक्टर में, अपने स्पेस में डोमिनेंट हो, बड़ा जायंट शेयर हो रेवेन्यू का ओवरऑल पाई में, और प्रॉफिटेबिलिटी हेल्दी हो, बस इंसिडेंटली उनका मार्केट कैप कम है, वो जाके आप अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाएं। अच्छा, इस समय क्या हाल है? आपको मिड कैप अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं अच्छी? ये थोड़ा फ्रॉथी हो गया है बाजार। देखिए शॉर्ट रन में पहली बार पिछले 1 साल में मैंने ऐसा देखा है कि निफ्टी करेक्ट होता है लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप करेक्ट नहीं होता। आप देखोगे तो पिछले निफ्टी काफी करेक्ट हो चुका है, लेकिन काफी सारी स्मॉल मिड कैप कंपनीज आर मेकिंग न्यू लाइफ टाइम हाई बना रही है, सिर्फ 52 वीक हाई नहीं बना रही। हालांकि अभी तो निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई के नजदीक है, बट ये लग रहा है कि एक शिफ्ट चेंज हो रहा है। जो पिछले 10 साल में वैल्यू वाज आउट ऑफ फोकस, अब वैल्यू इन्वेस्टिंग वापस आ रहा है, और वो जितने भी वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं उनका आउट परफॉर्मेंस धीरे धीरे दिखना शुरू होगा। और ये ट्रेंड चालू होगा तो अगले 10 साल बाद में ये आज के जो वैल्यू शेयर्स है वो 10 साल बाद के मोमेंटम शेयर्स हो जाएंगे, और फिर लोग उनको बोलेंगे ये तो परपेचुअली ग्रोथ कंपनीज है। सिद्धार्थ, एक दो व्यूज पे बात करते हैं जो बाजार में नैरेटिव चल रहा है। एक नैरेटिव ये है कि ग्लोबल ग्रोथ बहुत दिक्कत में है और रेट हाइक्स भी रुकने वाले नहीं हैं, तो इंडिया की भी जो हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, और इसलिए वैल्यूएशन ज़्यादा बढ़े हुए नहीं रहेंगे, एक्विटी मार्केट्स में वैल्यूएशन कंप्रेस होंगे। एक ये व्यू आ रहा है। दूसरे कहते हैं कि अच्छी कंपनी नेविगेट कर लेंगी अपना वे, रास्ता अपना निकाल लेंगी। आपका क्या, किस तरफ हैं आप? मैं दोनों तरफ हूँ। सी देखिए, ऐसा है अजय एक्सप्लेन कि करिए। भाई, हाँ तो हम है ग्लोबल इकोनॉमी के पार्ट। आज यूरोप में जो हाल है, राइट, एल्यूमिनियम प्लांट बंद हो रहा है, स्टील प्लांट बंद हो रहा है, गैस नहीं मिल रहा है। पहले तो इंडिया में होता था कि मम्मी बोलती थी बेटा पंखा बंद करो, वहां पे भी चालू हो गई होगी मम्मियाँ कि बेटा पंखा बंद करो। सो यूरोप में हालत बहुत खराब है, चाइना में हालत बहुत खराब है। चाइना में आए दिन लॉकडाउन लग रहा है। बचा। और अब आप देखो कि हाउ गुड इट इज कि दुनिया जहां में प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट को लेके, चाइना में ड्राउट है, यूरोप में ड्राउट था, पाकिस्तान में फ्लड्स है, इधर फ्लड्स है, बट इंडिया में एकदम नॉर्मल मानसून रहा। तो जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो हम बहुत अच्छे स्वीट स्पॉट में हैं, हम बहुत अच्छे स्वीट स्पॉट में है एज अ इकोनॉमी, एज अ कंट्री। चाइना +1 हम देख रहे हैं कि हो रहा है, चाइना +1। डोमेस्टिक डिमांड बहुत स्ट्रांग है, तो हम बहुत अच्छे ये है। बट अगर अपन बोलेंगे कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन है तो इंडिया की काफी सारी कंपनीज है जिनको इम्पैक्ट आएगा, और उसका काउंटर इम्पैक्ट इंडिया पे भी आएगा। तो हम नहीं बोल सकते कि हमारे यहाँ पे 9% जीडीपी ग्रोथ ऑन अ सस्टेन्ड बेसिस में, अभी ये तो सब मत देखिए बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट एंड एवरीथिंग, आएगा और वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आज इंडियन आईटी एक्सपोर्ट्स भी है, आज इंडियन कंपनीज यूरोप इधर भी एक्सपोर्ट करती है, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं टेक्सटाइल्स में हम देख रहे हैं, काफी सारे सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट आ रहा है, आईटी में आ रहा है। सो यस, लॉन्ग टर्म कंपनीज अच्छा करेगी, वी आर बेटर प्लेस्ड। बट अब ये मत सोचिए कि तो एक तरफा मार्केट चलेगा, मार्केट कभी एक तरफा नहीं चलता, करेक्शन आएंगे और वो आते रहेंगे। सिद्धार्थ, ग्लोबल ग्लोबल ग्रोथ सेंटर्ड जो सेक्टर्स हैं उनमें से किसी पर आपका बहुत स्ट्रेट लॉन्ग या शॉर्ट व्यू है क्या? मेटल्स, आईटी, फार्मा, इन पे, क्योंकि ग्रोथ का इम्पैक्ट इन पे आ सकता है शायद कुछ हद तक। देखो मेटल्स क्लियरली बिकॉज ऑफ ग्लोबल स्लो डाउन थोड़ा इम्पैक्ट आया है। अगेन द क्वेश्चन इसमें ये रहेगा अजय कि प्लांट्स काफी सारे यूरोप में बंद हो रहे हैं, तो क्या, बट डिमांड 100% नहीं खत्म हो जाएगी। तो क्या प्लांट क्लोजर्स अगर डिमांड डिस्ट्रक्शन से ज्यादा है तो मेटल प्राइसेस वापस शायद रिबाउंड कर सकते हैं। फार्मा काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, फार्मा दोनों है, यूएस है, एक्सपोर्ट मार्केट भी है, डोमेस्टिक भी है।
फार्मा में वैल्यूएशन काफी करेक्ट हो चुके हैं, तो फार्मा एक अट्रैक्टिव लग रहा है। बाकी डोमेस्टिक प्लेस ज्यादा बेटर लग रहे हैं, चाहे आप ऑटो ले लो, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ये टाइम पे। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग लेड प्लेस की बात करते हैं, मैं देख रहा था कि कुछ आपका वेटेज उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा है, मिड साइज्ड मिड टियर्ड कैपेक्स ओरिएंटेड सेक्टर्स और प्लेस, वहाँ पे आपको कैसी अर्निंग्स ग्रोथ दिख रही है, मार्जिन विजिबिलिटी क्या है, और जब आप इन कंपनीज से बात कर रहे हैं तो क्या आपको किस तरह का आउटलुक मिल रहा है इनसे? तो एक बात बताऊं अजय कि ये जो सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो या आप कैपिटल गुड्स ले लो या आप ऑटो ले लो, ऑटो सेक्टर अभी तो पिछले 1-2-3 महीने में काफी चल गया है, बट अपन लास्ट टाइम भी शो पे थे, तभी भी मैंने ऑटो की बात की थी। और तभी वो टाइम पे ऑटो का 5 साल का रिटर्न, ऑटो इंडेक्स का 5 साल का रिटर्न 0 था। 5 साल में ऑटो इंडेक्स ने कोई रिटर्न नहीं दिया था। आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज देख लीजिए, आप कैपिटल गुड्स कंपनीज देख लीजिए, इन्होंने 10-10, 12-12 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनीज की बैलेंस शीट काफी इंप्रूव हो गई है और आगे चल के इनका ग्रोथ भी काफी अच्छा आएगा। आपके पास एक इंटरेस्टिंग मेटल पाइप कंपनीज भी हैं कुछ, क्योंकि मेटल पाइप में एक तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है स्ट्रीट पे, नई नई मेटल पाइप कंपनीज आ रही हैं, और दूसरा कुछ ग्लोबल एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बड़ी होती जा रही हैं कुछ कंपनीज की के लिए, क्योंकि रशिया वॉर की वजह से अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट वाले एक्सपोर्टर्स अब विश्व में बहुत कम रह गए हैं। मेटल पाइप सेक्टर्स पे आपका क्या व्यू है? नहीं, मैं बहुत बुलिश हूँ अजय, और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो डिमांड आउटलुक है, देखिए काफी सालों बाद में ऑयल $100 प्लस रहा है। पिछले 9 महीने से ऑयल करीबन $100 के आसपास रहा है। पिछले 10-12 साल में ये सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। अब धीरे धीरे चल के ये सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा। तो कंपनीज काफी सारी बंद हो चुकी है ये सेक्टर में, ग्लोबली, इंडिया में भी। तो अपॉर्चुनिटीज इनके पास में बहुत है, डिमांड बहुत है, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, बैलेंस शीट काफी इंप्रूव हो गई है ये सब कंपनीज की। तो आउटलुक बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है मेरे हिसाब से, और वैल्यूएशन सस्ता है, अभी भी 10 P के नीचे है। तो दूसरी एक बात आ रही है कि पेपर स्पेस भी इंडिया में बहुत टाइनी हुआ करता था, लेकिन इसमें एक लार्ज कंपनी है जेके पेपर। अब तो खैर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से दूसरे एजुकेशन और पेपर स्टॉक्स भी बहुत रीरेट हो रहे हैं, बट आपको कोई पार्ट इस स्पेस का पसंद आता है? नहीं, बिल्कुल, हम तो पेपर पे काफी टाइम से बुलिश हैं। आप देखोगे एज एन इंडस्ट्री, यूरोप में पेपर इज सब सेकेंड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर। सबसे ज्यादा अगर सेकेंड लार्जेस्ट एनर्जी इंडस्ट्री जो कंज्यूम करती है वो है पेपर। तो काफी सारा पेपर कंपनीज यूरोप में शट डाउन हो गई है। इंडिया में देख लीजिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, लॉकडाउन के बाद में स्कूल्स अभी 4-5-6 महीने ही हुए हैं स्कूल्स खुले हैं। तो हम भूल चुके हैं, लेकिन स्कूल खुल के सिर्फ 4-5 महीने ही हुए हैं। तो काफी डिमांड बहुत स्ट्रांग है, ऑफिसेस अभी पूरे खुलना शुरू हो गए हैं। अगेन वही है, कैपेसिटी कोई आई नहीं है इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा। पैकेजिंग बोर्ड्स में काफी सारा बहुत स्ट्रांग डिमांड है, थैंक्स टू स्विगी एंड जोमेटो। राइटिंग प्रिंटिंग में भी बहुत अच्छा स्ट्रांग है। तो इंडस्ट्री का आउटलुक बहुत बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं इंडिया में, उनका सबका कोल लिंकेजेस है। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, या इनके पास में खुद के पास में वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट्स है। तो इनके पास में बहुत बड़ा बेनिफिट है, कॉस्ट एडवांटेज है। ये सब कंपनीज जो पेपर कंपनीज हैं इंडिया में, दे आर ग्लोबली अमंग्स द मोस्ट एफिशिएंट। एक बात आपसे जानना चाहूँगा, जो कैपेक्स थीम है इसमें जो स्मॉल कैप या मिड कैप इंजीनियरिंग प्लेज हैं, ट्रांसफॉर्मर ऑयल कंपनीज हैं, मिड साइज इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, ये यूनिवर्स वैल्यूएशन में कैसा लगता है वर्सेस लार्ज कैप कैपिटल गुड्स? देखिए, लार्ज कैप कैपिटल गुड कंपनीज का आउटलुक बहुत अच्छा है, बट वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए। आज आप एबीबी, सीमेंस या कुछ भी देख लीजिए, सब 40-50 P मल्टीपल के ऊपर है। बहुत अच्छी कंपनियां हैं, बट हमारे फिलॉसफी में नहीं बैठती। तो स्मॉल और मिड कैप कंपनीज, इंजीनियरिंग कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज आप देखेंगे तो इधर वैल्यूएशन अभी भी काफी अट्रैक्टिव है, और बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी है इन सब कंपनीज की।
अच्छा, एक बात बताइए कि इस समय बाजार के माइंड में आपको क्या दिख रहा है? मिस्ड आउट फीलिंग दिख रही है बाजार में आपको? फियर ऑफ मिस्ड आउट, फोमो जिसे कहते हैं, उसके चक्कर में थोड़ा चेज करता हुआ मिलता है, या आपको ये भी लगता है कि एक लार्ज सेक्शन इन्वेस्टर ट्रेडर्स का अभी भी स्केप्टिकल है, इसलिए बाजार में बॉयंसी रहेगी? सी फोमो जब ही आएगा अजय, जब स्केप्टिसिज्म होगा। तो थोड़ा बहुत फोमो तो डेफिनेटली है मार्केट में। और फैक्ट ये है कि इंडियन मार्केट ने काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया है, तो इसके वजह से हमारा जो एमएससीआई में वेटेज है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया है। तो उसके वजह से काफी सारे फ्लोज जो हैं, एफआई फ्लोज, वो भी इंडिया में आएंगे। पर अगेन एज आई सेड, आई विल बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, आज सब कुछ अच्छा लग रहा है, बट मार्केट इज ऑल अबाउट द फ्यूचर एंड यू नीड टू बी केयरफुल। आज कल चल के अगर यूरोप में मेजर स्लो डाउन आ गया तो प्रॉब्लम इंडिया में भी आएगा। जी बिल्कुल, ये बात बहुत ज़रूरी है जाने रहना कि व्हाट यू ओन, जो आप ओन करते हैं उसको आप कितनी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि जब वॉलेटिलिटी आएगी और अनसर्टेनिटी आएगी, जो कि ज़रूर आएगी बाज़ार में, आप वही होल्ड कर पाएंगे जिसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जहाँ वॉलेटिलिटी आई, भाव 20% 25% घटा, तो आप डर जाएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप होल्ड क्या कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात बोल रहे हैं व्यूअर्स के लिए। मैं आपसे केमिकल स्पेस में जानना चाहूँगा, इसमें भी आपने शुरू में बहुत काम किया हुआ है। एक बड़ी री रेटिंग देखी थी हमने केमिकल्स में लास्ट कुछ साल पहले, फिर साइडवेज हो गया, अभी सिर्फ चाइना +1 ही नहीं, यूरोप +1 की भी बात आ रही है। आपको केमिकल्स में अभी भी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं? देखिए, काफी सारी केमिकल प्राइसेस ग्लोबली काफी गिर चुके हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ, केमिकल एक बहुत वॉलेटाइल चीज होती है। केमिकल शिप करना एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप देखोगे काफी सारे केमिकल्स के प्राइसेस, हम स्टॉक्स नहीं देखते, हम केमिकल्स के प्राइसेस देखते हैं या रॉ मटेरियल कॉस्ट देखते हैं, काफी गिर चुके हैं। अब टेक्सटाइल्स में देख लीजिए, टेक्सटाइल्स में इम्पैक्ट आया तो टेक्सटाइल केमिकल पे भी इम्पैक्ट आ गया है। तो ये एक स्टॉक पिकर्स मार्केट है अजय। और मैंने ये साल के शुरुआत में ही बोला था कि ये एक स्टॉक पिकर मार्केट रहेगा। ये मेरा न्यू ईयर ट्वीट था। और मेरे हिसाब से आप देखोगे तो ये साल हर किसी ने पैसा नहीं बनाया। निफ्टी ईयर टू डेट फ्लैट है और हमारा पोर्टफोलियो आज 22-23% ऊपर है। तो ये स्टॉक पिकर्स मार्केट रहेगा। रन अवे बुल मार्केट में तो हर कोई पैसा बनाता है, और हमें ऐसा मार्केट चाहिए जहां पे हर कोई पैसा नहीं बनाए, तो हम आउट परफॉर्म कर सके। तो केमिकल, आपकी एज अगेन मैं बोलूंगा, एक आप उसको ब्रॉड ब्रॉड ब्रश से पेंट नहीं कर सकते कि हर केमिकल स्टॉक अच्छा करेगा। नहीं, कुछ शायद अच्छा करेंगे और काफी जगह पे पेन भी रहेगा। और बताइए सिद्धार्थ, आप क्या रिसर्च कर रहे हैं इस समय? क्या चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं? कोई नया थीम या कोई नई चीज़ इंडिकेटर्स में जो बाजार मिस कर रहा हो? मुझे ऐसा लगता है कि अजय, ऑटो अच्छा करेगा यहाँ से। तो मुझे लगता है, अगेन मैंने बोला आपको, कैपिटल गुड्स है या आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। आज इनको काफी सारे ऑर्डर्स मिले हैं पिछले 1-1.5 साल में, और 4-5 महीने पहले तक मुझे ये कंसर्न था कि मेटल प्राइसेस जिस तरह बढ़ रहे थे या कमोडिटी प्राइसेस जिस तरह बढ़ रहे थे कि इनकी मार्जिन्स खत्म हो जाएगी। बट वहां से मेटल प्राइसेस काफी करेक्ट हो गए हैं, तो कमोडिटी प्राइसेस करेक्ट हो गए, तो उसके वजह से इनको काफी बेनिफिट हुआ है। इनका वैल्यूएशन भी सस्ता है, तो मुझे ये अट्रैक्टिव लग रहा है। कहीं पे तो 6-6 साल का ऑर्डर बुक है, यानी आज ये साल का जितना रेवेन्यू है उतना उसका 6 गुना उनके इसमें ऑर्डर बुक है। तो ऑब्वियसली ग्रोथ बहुत ज्यादा आएगी। 6 साल तो एग्जीक्यूशन पीरियड होता नहीं है, एग्जीक्यूशन पीरियड तो 2.5 से 3 साल होता है। तो और कंप्लीटली इग्नोर्ड है, किसी के पास में कोई ये नहीं है। तो ये एक अच्छा है। फार्मा, मुझे लगता है कि शायद यहाँ से और करेक्शन आए थोड़ा, पर फार्मा भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए, यहाँ से शायद और करेक्शन आ सकता है फार्मा में। फार्मा में आप क्या देख रहे हैं? जेनरिक एक्सपोर्टिंग कंपनीज, ट्रेडिशनल टॉप 4-5, या आप डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन कंपनीज भी देख रहे हैं? तो हम सब देखेंगे। हम डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन कंपनीज भी देखेंगे, हम एपीआई कंपनीज भी देखेंगे। लेकिन एपीआई में भी चाइना +1 प्ले आउट हो रहा है। काफी सारी इंडियन कंपनीज इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। बट हाँ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी मुझे लगता है कि शायद यहाँ से और करेक्शन आ सकता है। तो हमने रिसर्च शुरू किया है फार्मा पे, पर हमने कोई अभी एक्सपोजर नहीं लिया है वहां पे। सिद्धार्थ,
एक बात आपसे समझना चाह रहे हैं कि आप HNI इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स अपने दूसरे इन्वेस्टर्स प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स सबसे पूरे इंडिया में शायद अब्रॉड भी बात करते हैं रेगुलरली। अभी जब आप उनसे बात करते हैं तो आपका क्या व्यू है डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंटरेस्ट जिसने बाजार की वॉलेटिलिटी को कुशन किया, FII सेलिंग को एब्जॉर्ब किया, क्या वो जारी रहेगा? यहाँ से भी आपको विजिबिलिटी अच्छी आ रही है फ्लोज की अपने बिजनेस में भी और मार्केट में भी? देखिए हमारा, मैं आपको ये एक बता देता हूँ कि अपना MSCI में जो वेटेज है वो काफी इंक्रीज हो गया है, बिकॉज बाकी सब मार्केट्स है वो अच्छा नहीं कर रहे हैं और इंडियन मार्केट अच्छा कर रहा है, तो उसके वजह से पैसिव फ्लोज जो है वो इंडिया में अच्छे रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड। एंड तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो हमको भी पैसे आएंगे, तो ये है। बट हाँ, एक चीज है अजय कि ग्लोबली जितने भी मैं NRI से मिला हूँ, सबने पैसा या तो नैस्डैक में लगाया था या चाइना में लगाया था, किसी ने भी इंडिया में नहीं लगाया था। लोगों को ही अपने देश पे विश्वास कम है। तो और देखिए इंडियन मार्केट अच्छा कर रहा है, और जब ये सब NRI लोग बुलिश हो जाएंगे इंडिया पे, शायद तभी इंडियन मार्केट ठीक हो जाए। तो तो मेरे हिसाब से मार्केट अपना रिलेटिवली बेटर है आज, एज ऑफ। अब दुनिया में जब बाकी जगह देखते हो तो ऐसा लगता है कि यार अच्छा है कि हम भारत में हैं ये टाइम पे। और बट चलो, मार्केट में काफी सारी फ्यूचर की भी बातें हैं, तो वो सब मध्य रखते हैं। एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए मैं तो हर महीने इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो हमारा AIF है, उसमें हर महीने मैं मेरी सैलरी में से कुछ ना कुछ पैसा डालता हूँ। तो वही तरीका इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट, जैसे प्रशांत जैन ने अभी उनके लेटर में लिखा था कि हर महीना पैसा डालो, ऊपर होगा नीचे होगा, लॉन्ग टर्म में तो पैसा बनेगा ही बनेगा। बिल्कुल, इसी शानदार नोट के साथ आपको देंगे इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, आज हमसे 18 स्वदेश पे बात करने के लिए। आप खालिस स्वदेशी फंड मैनेजर हैं और गंग हो इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे, और बढ़िया बढ़िया मिड कैप्स चुन के लाते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। थैंक यू अजय, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।